नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। कैसे हैं आप सब, जल्दी से बता दूं, देन इस क्लास को हम शुरू करें। कल मैंने दो तीन कमेंट देखे। एक कमेंट ये था कि सर आपने जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाया तो संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया ये आपका टॉपिक है ही नहीं, एलडीसी में वहाँ लिखा हुआ है ही नहीं। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि ये हमें पढ़ना है, तो मैंने केमिस्ट्री आपको एक और दे रखी है, बायोलॉजी एक और दे रखी है, फिजिक्स एक और दे रखी है। जो भी टॉपिक आपको मन मस्तिष्क में लगता है कि सर ये यहाँ पर पढ़ने हमें चाहिए थे, है ना, क्योंकि हमारी इच्छा थी, लेकिन हम यहाँ पर वो पढ़ नहीं पाए, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, हम यहाँ पर जो पार्ट हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो चल रही है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, जो हमारा सिलेबस है उसके अनुरूप वो चल रही है। उसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक लगता है सर ये टॉपिक हमें पढ़ना है, जैसे आप किसी के माइंड में आ जाए सर हमको तो जो है वो किडनी पढ़नी है और सर्जन तंत्र पढ़ना है, अब उस सर्जन यहाँ का सिलेबस तो नहीं है, लेकिन किसी की इच्छा हो जाए तो वो बायोलॉजी मैंने पूरी दे रखी है, केमिस्ट्री मैंने पूरी दे रखी है, फिजिक्स मैंने पूरी दे रखी है, मेरी ही पढ़ाई हुई है पूरी तीनों के तीनों सब्जेक्ट। तो ऐसा भी नहीं है कि टीचर दूसरा है कोई। ठीक है, तो आप उनमें से जो टॉपिक आपको मन मस्तिष्क में लग रहा हो कि सर हमको तो ये भी पढ़ना है क्योंकि ये इससे रिलेवेंट है और ये हमने नहीं पढ़ रखा है इसलिए हमको पढ़ना है, तो आप उस चीज को वहां पर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। आवाज सही नहीं आ रही है, मेरा गला ही खराब है आज, है ना, रोज की तुलना आज की आवाज से मत करना, फटे बांस जैसी आवाज आएगी। चलिए, ठीक है, जो एलडीसी में है वो टॉपिक वहां से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ लीजिए, है ना, यहाँ पर पढ़ोगे तो दोहरा लाभ होगा आपको। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि, है ना, समय हो तो जरूरी नहीं है कि यही पार्ट पढ़ना है। सिलेबस तो देखो एक सीधी सी बात है, हमको करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ सबसे ज्यादा आएंगे, लेकिन आप उन क्लासेस को एक बार जरूर कर लेना, बस नॉर्मली उनके नोट्स भले मत बनाना, लेकिन उनको देख जरूर लेना, कोशिश करो रोज की 2 क्लास देख लें। एक बार आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा ना, वो प्लस ये तबाही मचा दोगे आप एलडीसी के एग्जाम में, एलडीसी का राजस्थान के किसी भी एग्जाम में तबाही मचाओगे फिर आप। ठीक है। आवाज भालू जैसी आवे बेटा, मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको, अनैतिक बातें मत करो। ठीक है, जितनी हो सकती है ना उतनी ही करो, है ना, अपने आप को सर्वे सर्वा मत समझो। ठीक है, मुझे एक क्लिक करना होगा, यहाँ से आप ब्लॉक हो जाओगे, है ना, यहाँ क्या किसी भी क्लास में कमेंट नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, तो जो आपको यहाँ आज़ादी दी गई है कमेंट करने की, वो इसलिए दी गई है ताकि कोई परेशानी हो तो लिखो। ठीक है, मूर्खता का परिचय मत दो, है ना, तुमने खिला करके मुझे इतना बड़ा नहीं किया कि तुम मुझे कुछ भी कह दो। ठीक है, वो हक सिर्फ मेरे माता पिता का है मुझ पर, वो जो चाहे वो कह सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। ठीक है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, कल हमारी क्लास नहीं होती ड्यू टू मैराथन, मेरी एलपी में मैराथन चल रही थी। 5 बजे क्लास शुरू होती है, तो 5 के बाद ही छोड़ी होगी हमने, 5:52। ठीक है, 5:52 पर ये क्लास रिवीजन करवा देता हूँ एक बार। धातु अधातु उपधातु हमारा पार्ट चल रहा है, आज थर्ड पार्ट होगा ये, थर्ड नंबर की क्लास है, सेकंड नंबर का पार्ट है जो भी है। ठीक है, सामान्यतः धातुएं क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, आइएगा, है ना, मरकरी हमने पढ़ लिया, हथेली पर रखने पर ये चीजें होती हैं। ठीक है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक बताता हूँ कि क्या चीज होती है ना, होता ये इन्हें बेच लिया ना, तो इन्होंने ये सोच लिया सामने वाले को हमने खरीद लिया। ठीक है, अब हम उसे कुछ भी कह सकते हैं, अनाप शनाप उसको सुनना होगा, है ना, ये मेंटेलिटी है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, गुरु नहीं समझ रहे हैं, खरीद लिया हमने इनको। ठीक है, ये चीज, अब सॉरी लिख रहे हैं बोलने से पहले, शब्द वो चीज है कि जो एक बार तीर चल जाए ना तो फिर क्षमा याचना भी मायने नहीं रखती। राजस्थान के रण से हो आप। ठीक है, भाई साहब शब्दों के माया जाल हैं, है ना, अगर शब्दों में ये नहीं कहा गया होता कि अंधे का पुत्र अंधा है, मजाक में या तंज कस करके, तो महाभारत होती क्या।
नहीं होती ना। तो शब्दों के खेल है, उसके शब्द कहने के बाद किसी से माफी मांग ले, तो ये तो भैया इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। किसी को कुछ भी अनाप शनाप दिन भर कह लो, भैया जी माफ कर दीजिएगा, शाम होते होते माफी मांग लो, क्या दिक्कत है। तो गांव में भाई साहब आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता फिर तो। ठीक है, एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। तो शब्द वो चीज है जो आपको, है ना, अभिव्यक्ति की आजादी तो देती है, लेकिन कैसे यूज करना है भैया वो आप पर डिपेंड करता है। धातुएं उष्मा की चालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती है, धातु में आघात वर्धनीयता तन्यता का गुण पाया जाता है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। धातुएं ध्वन्यात्मकता का गुण होता है, धात्विक चमक पाई जाती है, धातुएं प्राय कठोर होती है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक नहीं पढ़ा था अभी, ठीक है। 7 गुण पढ़ लिए थे, 7 के बाद 8वें नंबर से हम पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, ध्वन्यात्मकता का गुण होता है, सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात ये आती है कि जो मेटल होते हैं, जो धातुएं होती हैं, वो विद्युत वगैरह की सुचालक, है ना, कुचालक वगैरह सारी चीजें हमने पढ़ ली। ध्वन्यात्मकता का गुण है, 7-8 प्रॉपर्टी जो भी थी वो हमने सब पढ़े ली। ठीक। अब यहां के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी धातुएं खत्म नहीं हुई, धातुएं ही सबसे बड़ी हैं, धातुओं में इतने गुण नहीं पढ़ने होंगे। चलिए, तो धातुओं में नंबर 9th नंबर पर जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। क्या बनाती है? धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड टेक अ पॉजिटिव चार्ज। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ठीक है, क्या बनाती है? पॉजिटिव चार्ज लाती है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण रखती है, पॉजिटिव चार्ज रखती है। जैसे कि भैया सीधी सी बात है, आप सोडियम को देखे होंगे। तो नॉर्मली हम सोडियम को ऐसा लिखते हैं, लेकिन सोडियम जैसे ही अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से। जैसे कि कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम के ऊपर Ca++ 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जा चुके हैं। अच्छा, ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर वो धन आयन बनाती है। इससे एक चीज होती है ना, धातु में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, है ना, दान देने पर या पॉजिटिव चार्ज होने पर, त्याग करने पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज या, है ना, धनात्मक आवेश, इसको लिखना क्या, ये तो बेसिक सी चीज है ना, तो पता होना ही चाहिए। नंबर 9, धातु में निम्न विद्युत ऋणात्मकता होती है। विद्युत, है ना भाई, सीधी सी बात है, सभी पॉजिटिव होते हैं, अपवाद कोई है ही नहीं। तो धातु में निम्न विद्युत ऋणात्मकता होती है ना भाई, सिंपल सी बात है, लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, याद रखना, है ना, इलेक्ट्रो लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी फाउंड इन मेटल। तो धातुओं के अंदर निम्न विद्युत ऋणात्मकता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? सीधी सी बात है, इनका मेन प्रॉपर्टी ही यही है कि ये इलेक्ट्रॉन दान करेगी और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगी। अब क्या ये चीज होती है कि मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर सकते हैं? है ना, मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर क्या चीज होती है? तो सिंपल सी बात निकल करके आती है 10, नंबर 10, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। धातु का ऑक्सीजन से क्रिया करना। जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो सिंपली वहां पर एक चीज सामने आती है। क्या आती है? ठीक है, वो O2, है ना, जो ऑक्सीजन होती है, जब उससे क्रिया करती है तो दहन कहलाती है चीज। ठीक है, क्या कहलाती है? दहन। दहन का मतलब कंबंशन।
कंबंशन कहलाता है, दहन कहलाता। दहन का मतलब होता है एक तरह से जलना। अब जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो उस गुण को हम क्या कह रहे हैं, दहन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दहन कह रहे हैं। कि भैया धातुओं में दहन की प्रॉपर्टी होती है। दहन का मतलब यही होता है O2 की क्रिया करना, या भाई कोई चीज जलेगी तो भी ऑक्सीजन ही होगा ना। तो ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलती हैं, है ना? कुछ तो होंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। बिल्कुल 100% है। ठीक है, आइए देखते हैं उनको। सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, सोडियम पोटेशियम ये सीधे आग पकड़ेगी। ऑक्सीजन से क्रिया कर जलती है। बर्न रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्रिया करने पर जलती है। ठीक। तो धातु की क्रिया किससे कराई जा रही है, ऑक्सीजन से कराई जा रही है। ऐसा थोड़ी है सारी जल जाएगी, नहीं, सारी नहीं जलती। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं ये। इसीलिए इन्हें कहां रखते हैं, मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखते हैं, ताकि यह हवा में आग न पकड़े। हवा में आग नहीं पकड़ेगी तो भाई सिंपल सी बात है, इसलिए इनको रखा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगली चीज, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड मेटल ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, मेटल के ऑक्साइड बनाती है। जैसे कैल्शियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए तो CaO। मैग्नीशियम के साथ अगर इसकी क्रिया करवाई जाए O2 की, है ना, तो क्या बन जाएगा, 2MgO। धातु से क्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन की तो धातु के ऑक्साइड बनते हैं। बात समझ ना। अगला है ना, इसी में चल रहे हैं 10वें में ही। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। धातुओं के ऑक्साइड में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, क्षारीय प्रवृत्ति। लेकिन अपवाद है, एक्सेप्शन है। एल्यूमिनियम एवं
जिंक के ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। क्यों अपवाद है ये? एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। एम्फोटेरिक होते हैं। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है सर? जिनमें अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण हों। बोथ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। नॉर्मली सभी धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? सिंपल सा फंडा था। ठीक है। नंबर 10, 10 के बाद नंबर 11। ओके। एफी बोले तो फेरस, आयरन या लोहा। लोहे में आपने एक चीज देखी होगी, रस्टिंग, जंग लगना। ठीक है। लोहे की बात करें तो वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली धातु अगर कोई है तो वह लोहा है। इस लोहे में एक प्रोसेस होती है रस्ट की, या रस्टिंग, जंग की। लोहे में जंग तभी लगती है जब लोहे के साथ में ऑक्सीजन गैस हो और साथ में नमी हो। पानी गैस के रूप में होना चाहिए, नमी के फॉर्म में। इन तीन चीजों के अभाव, तीन में से एक भी मिस है तो जंग नहीं लगेगा। ऑक्सीजन है और नमी चाहिए। पानी, एक्चुअल में पानी नहीं, आपने देखा होगा चद्दरों के नीचे के पाइप भी जंग लग जाते हैं, वहां तो पानी नहीं लग रहा है, लेकिन नमी, वायु में उपस्थित नमी, उसका भी फॉर्मूला H2 ही होता है। तो ये जो रस्टिंग की प्रोसेस है, इसके लिए भी ये लोहे का ऑक्साइड जो है वो जिम्मेदार है, आयरन का ऑक्साइड जिम्मेदार है। ठीक है। कि सर हम कैसे मान लें कि रस्टिंग के लिए यही जिम्मेदार है? ठीक है, O2 से क्रिया नहीं होगी तो कैसे? देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये जो लोहा होता है ये रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन से ही जुड़ता है। किससे जुड़ता है? ऑक्सीजन से। तो 2Fe+2O2, और यहां पर पानी जो होगा, H2O जो होगा, नमी के फॉर्म में पाया जाएगा, गैस के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है। तो हम इस पानी को भी यहां पर ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये नमी के तौर पर है, गैस के तौर पर। ये बनेगा आपका Fe2O3। ठीक है। ये भी बन सकता है, या फिर Fe3O4 भी बन सकता है ना? क्या बन सकता है? Fe3O4 भी बन सकता है। तो यहां पर दो है और दो ऑक्सीजन, दो तीन छः, छः छः तीन, तीन तीन लोहे के मोलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, दो दूना या चार सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये Fe3O4 पॉइंट X H2O, ये जो यहां पर फेरस ऑक्साइड बना है, ये रस्ट का फॉर्मूला है, जंग का फॉर्मूला है। अब आप खुद देखिए इसके अंदर कि बिना इस ऑक्सीजन के क्या ये जंग की प्रोसेस हो सकती थी? और बिना इस पानी, है ना, जलवाष्प की गैस के ये हो सकता था? तो ये रस्ट का लगना। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया नंबर 11, है ना? क्या इसी तरह से कुछ ऑक्साइड, जैसे क्या कॉपर या कौन ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता? तो गोल्ड नंबर 12, गोल्ड रिएक्ट नहीं करेगा, प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करेगा। तो गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। नोट रिएक्ट विथ
ऑक्सीजन। सोना एवं प्लेटिनम ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते, इसीलिए ये कभी काले नहीं पड़ते, खराब नहीं दिखाई देते। नंबर 13, तांबा वायु में आसानी से नहीं जलता, क्योंकि ये, है ना, सीधी सी बात है, कॉपर की बात कर रहे हैं हम लोग। ताम्र की बात कर रहे हैं, तांबे की बात कर रहे हैं, क्यूप्रम की बात कर रहे हैं, सीयू की बात कर रहे हैं। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु, फर्स्ट मेटल बाय ह्यूमन यूज्ड, मानव ने जिस पहली धातु का उपयोग किया वो तांबा थी। ठीक है। आपने कई बार देखा होगा हमारे गांव के जो बुजुर्ग होते हैं वो आज भी तांबे के लोटे में पानी भरते हैं रात में और सुबह पीते हैं। ये एकमात्र ऐसी धातु है जिसमें रोग प्रतिरोधक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें रोग प्रतिरोधक गुण पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी फाउंड इन कॉपर, इसीलिए तांबे को अच्छा माना जाता है मानव स्वास्थ्य के लिए भी। ठीक है। और कॉपर ऑक्सीजन से इजीली रिएक्ट नहीं करता, तो ये वायु में आसानी से नहीं जलता। नॉट रिएक्ट विथ, नॉट इजीली रिएक्ट विथ कॉप, नॉट इजीली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन के साथ सरलता से क्रिया नहीं करता। कौन नहीं करता? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कॉपर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। ओके। बहुत पॉइंट हो गए। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के आधार पर प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और पानी से, मेटल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, रिएक्ट विद वाटर। जल के साथ धातुओं की क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? कितने पॉइंट हो गए थे? 13। नंबर 14, चलो, जैसे प्लम्बम, लेड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये जल से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। नॉट रिएक्ट विथ वाटर, जल के साथ क्रिया नहीं करते। कौन नहीं करते भाई? तो जल के साथ कौन कौन क्रिया नहीं करते हैं? तो लेड, जिसे सीसा भी कहते हो आप, या पीबी मतलब प्लम्बम कहते हो। एयू माने कि गोल्ड, एजी मतलब सिल्वर, चांदी, पीटी मतलब प्लेटिनम,
Cu मतलब कॉपर। ये वो चीजें हैं जो पानी के अंदर आप डालकर रखोगे, ये इजीली खराब नहीं होती। पानी के साथ क्रिया ही नहीं करेगी तो खराब क्या होगी? ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि पानी से तो नहीं कर रहे, लेकिन पानी की भाप से करते हैं। जैसे लोहे के बारे में मैंने अभी 2 से 3 बार बताया आपको कि लोहे में जंग पानी से नहीं लगती, लेकिन पानी नमी की अवस्था में जब होता है तब लगती है। तो 14 के बाद 15। नॉट रिएक्ट विथ वाटर बट रिएक्ट विथ वाटर वेपर। जल से क्रिया नहीं करते, लेकिन जलवाष्प के साथ करते हैं। ऐसी धातुएं कौन कौन सी हैं? एल्यूमिनियम इनमें पहले स्थान पर है साहब। एल। एल्यूमिनियम पानी की भाप के साथ क्रिया करेगा, लेकिन पानी के साथ नहीं करेगा। ठीक है। जेड एन, जिंक या जस्ता कहते हैं जिसे। और एक लोहा, या आयरन कहते हैं हम जिसको। ठीक है। ये सारी चीजें। चलिए। अब एक ऐसा मैग्नीशियम भी है जो ठंडे पानी के साथ क्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ क्रिया नहीं करता है। तो मैग्नीशियम कभी भी ठंडे पानी के साथ आपको क्रिया करते हुए नहीं दिखेगा। तो ये पानी के साथ क्रिया करने के आधार पर कुछ बिंदु थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके। 16 के बाद 17। मेटल रिएक्ट विथ एसिड। धातु की अम्ल से क्रिया। सबसे पहली लाइन, मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म्ड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। धातु की क्रिया अम्ल से कराने पर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन केमिस्ट्री है, यहां पर अपवाद नहीं हो तो क्या ही केमिस्ट्री पढ़ा। ठीक है। फॉर द एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया हम सोडियम के साथ कराते हैं, 2Na2HCl। तो 2NaCl बन गया और साथ में यहां से हाइड्रोजन गैस
फुर्र करके निकल गई। सिंपल सा फंडा था, है ना। जैसे कि इसी तरह से 2HCl प्लस 2 मॉलिक्यूल जिंक के ले लिया, या 1 मॉलिक्यूल ही ले लिया, तो ये बनेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और साथ में यहां से हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो जब भी कोई एसिड किसी धातु के साथ क्रिया करेगा तो नमक के साथ में एक गैस निकलेगी, उसे हाइड्रोजन गैस कहते हैं। सिंपल सा फंडा। लेकिन एक्सेप्शन या अपवाद, ठीक। नाइट्रिक एसिड। क्यों अपवाद है? यह धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। इट्स रिएक्ट विथ एसिड बट डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि नाइट्रिक एसिड HNO थी, उसमें नाइट्रोजन साथ में है, नाइट्रोजन भी एक गैस का फॉर्म होता है। तो यहां पर दो तीन चीजें बन सकती है। तो यह या तो H2O बना देगा, अब ये बेस्ड होगा कि वो अम्ल कौन सा है, या N2O बना देगा या NO बना देगा। तो इनमें से वो कुछ भी बना देगा, लेकिन वो कभी क्या नहीं बनाएगा, वो कभी हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। ठीक है भाई, ठंडे पानी से क्रिया नहीं करता मतलब गर्म से करेगा, सो की सीधी बात है। देखो इसको एक बार अच्छे से। चलो, यहां तक कोई परेशानी है? हेलो। हाँ जी। मैं अब मेरी क्लास चल रही थी, सुबह से कंटिन्यूअसली क्लास में था, इसलिए कॉल बैक नहीं कर पाया। मैं आपको रात में 9 बजे बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। चलो।
मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट, है ना। अरे पहला पॉइंट नहीं होगा, है ना ये? 16 के बाद 17, 17 के बाद 18। अम्ल की क्रिया धातु के कार्बोनेट से कराने पर जल, लवण और CO2 गैस बनती है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, किसी भी एसिड के साथ क्रिया कराओ आप। ठीक है, फॉर द एग्जांपल Na2 या NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम धातु है, इसकी क्रिया हम HCl के साथ करवा लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। पहला नमक के तौर पर NaCl निकलेगा यहां से, सोडियम क्लोराइड। यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यहाँ से पानी बनेगा, और एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन बसी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये चीज होती है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। कभी कोई सा भी एसिड हो, इंक्लूडिंग H2SO4 के साथ होगी तब भी, है ना। तो कोई भी अम्ल हो जाए तो एसिड के तौर पर आप किसी को भी ले सकते हो। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, किसी से भी क्रिया करवाओ। इसीलिए तो बहुत बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, है ना भाई, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और H2SO4, इनके मिश्रण का उपयोग कहाँ करते हैं? आग बुझाने में। क्यों करते हैं? क्योंकि H2SO4 एक एसिड है और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों जब मिलेंगे तो इनके अंदर से गैस निकलेगी, CO2 गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये उत्पन्न करेंगे, तो ये आग बुझेगी। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। ठीक है। ठीक है, है ना। ये चीज सिंपलेस्ट वे में याद रखना, साधारण सी चीजें, कोई विशेष चीज नहीं बताई मैंने। हाँ, कि कहीं यहां से कोई आपको ये चीज समझ में नहीं आया कि कुछ और विशेष हो गया हो। अरे बहुत सी चीजें होती हैं, और भी ले लो एग्जाम्पल, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे CaCO3 की क्रिया H2SO4 से करवा लो, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट है। अरे भाई, अंडे का छिलका भी यही होता है। आपके राजस्थान में एक चीज बड़ी फेमस है, मार्बल।
तो मार्बल का टुकड़ा डाल दो बोले उसके अंदर, संगमरमर। ये सब वही है कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट की H2SO4 के साथ क्रिया कराइए तो एक बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, साथ में पानी बनेगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और साथ में निकल जाएगा यहां से कार्बन डाइऑक्साइड। मेन चीज ये है CO2 गैस। अब ये CaSO4 और ये H2O ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं बताइए, आप खुद बताइए। जिप्सम होता है ना, कैल्शियम सल्फेट। फिर हाँ, और देख लो भाई, रिएक्शन सेम ही होगी। सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया मैं और किसी के साथ करवा दूंगा, है ना भैया, जिंक के साथ करवा लेते हैं। ये ZnSO4 हो गया, और एक गैस यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगी, ये H2 यहाँ आ गया। तो जिंक के साथ करवाओगे H2SO4 की, तो ये ZnSO4, ये हाइड्रोजन गैस। ये पहले वाला पार्ट हो गया जो हमने पढ़ा था कि किसी अम्ल की क्रिया धातु के साथ करवाने पर क्या होगा। ये वो चीज हो गई। चलो, कोई बात नहीं। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। चलो, अच्छी बात है ये तो। यहाँ तक और कोई तो परेशानी नहीं है? ठीक है। है ना, थोड़ा लेवल इंक्रीज हो गया यहाँ करके। आप शुरुआत के जो मैंने 9 कैरेक्टर पढ़ाए हैं मेटल नॉन मेटल में, बस वही पढ़ते हैं। उसके बाद से जितने भी फैक्ट अब चल रहे हैं, अब लेवल हाई चल रहा है। NCERT और आप सेम हो तो भैया ऑब्वियसली बात है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं आएगा वहां से। हाँ, बस ये है कि अंतर कहाँ आता है हम आपको बताते हैं, है ना। NCERT बुक में और हम में अंतर कहाँ आता है मैं बताता हूँ। एक फैक्ट यहाँ लिखा हुआ है इस चैप्टर में, एक फैक्ट 10 चैप्टर दूसरा लिखा हुआ है, एक फैक्ट फिर वहाँ लिखा हुआ है। हम उनको समावेशित करके एक जगह पर ले आते हैं, ये अंतर होता है, बाकी विशेष कोई अंतर आप नहीं देखेंगे। ठीक है।
तो कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, कल नॉन मेटल भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इनके कंपाउंड, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज क्या है ना, अन्य के यूज क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के यूज क्या है, कौन कौन से यौगिक होते हैं, क्या चीजें होती हैं, उन सब के बारे में कल कंपाउंड के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं कल। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं पे विराम। धन्यवाद।